बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ लेक्चर नंबर 22 में। अजीज़ तलबा, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी कि स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं और आज हम SPSS को यूज़ करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बाय SPSS। ठीक है, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। तो इसका वर्जन नंबर 16 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो आसानी से इसकी CD मिल जाती है, उसमें से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो ये इस वक्त 21 वर्जन चल रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर बुक्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मैनुअल्स हैं, वो 16 और 17 वर्जन तक हैं। तो इसलिए आपको आसानी होगी कि आप उन मैनुअल्स को भी देख सकते हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम डाटा को एंटर करते हैं SPSS में और फिर उसमें से कैसे रिज़ल्ट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टी टेस्ट में सिंगल सैंपल जो हम टेस्टिंग करते हैं, सपोज आई वांट टू टेस्ट दैट द एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 62 इंचेस। तो इस हाइपोथेसिस को मैं कैसे टेस्ट करूंगा और कैसे डाटा को एंटर किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट है जिसको हम टी टेस्ट बोलते हैं और सैंपल साइज लेस देन 30 है। और 8 एग्जाम्पल मैं बुक में से लूँगा जो ऑलरेडी वहाँ पे हल हुई होगी। यहाँ पर मैं SPSS को यूज़ करूँगा और आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर मैं ले रहा हूँ जी 10.21 पेज 356 के ऊपर है और ये कुछ वैल्यूज़ हैं। A fertilizer mixing machine is said to give a 12 kg of nitrate for every 100 kg of fertilizer. The bags of 100 kg each are estimated. The percentage of nitrate so obtained is। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं 11, 14, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 11 and 12. कहता is there reason to believe that the machine is defective। ठीक है, अब हमने इस एक्सक्यूज मी, अब हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और हाइपोथेसिस में हमने टेस्ट करना है कि म्यू इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, और हमारे पास 10 सैंपल का डाटा दिया हुआ है। तो अब आप देखें कि आप SPSS पे जाएंगे जी, प्रोग्राम्स में SPSS, इसमें आप टाइप इन डाटा में जाके डाटा को टाइप करें। इफ़ यू वांट टू रन अ प्रीवियस फाइल तो इसमें ओपन एंड एग्जिस्टेंट सोर्स फाइल वो भी आ जाएगी। अगर आप 2-3 फाइल आपकी स्टोर्ड है तो यहाँ से आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल चलाना चाहते हैं कि कोई ऑलरेडी जो आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ से ट्यूटोरियल भी चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर 2 पर देखें टाइप इन डाटा, इसको आप क्लिक करें एंड ओके। तो ये हमारे पास डाटा व्यू आ रहा है। नीचे आप देखें इसकी बेसमेंट में यहाँ पे डाटा व्यू आ रहा है और इसके साथ वेरिएबल व्यू है। तो अब हमारा वेरिएबल जो है यहाँ पर दैट इज नाइट्रेट। ठीक है, तो वेरिएबल व्यू में जाकर आपने यहाँ पर इसका नाम लिख दें। तो मैं NT के नाम से लिख रहा हूँ, NT। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें, क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए इसके डिफरेंट जो कॉलम्स हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसकी विथ कितनी है 8 तक डिजिट तक, और डिजिट पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू जा सकती हैं। अगर मैं इसका लेबल देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लेबल दे सकता हूँ। सपोज मैं इसका लेबल दे देता हूँ, आप नाइट्रेट आप लिख दें। ठीक है, और उसके बाद इसकी स्केल है। अगर मैं स्केल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, एक स्केल है, एक ऑर्डिनल है, एक नॉमिनल डाटा है। तो सपोज अगर ऑर्डिनल डाटा हो तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक सीक्वेंस में डाटा चलता है।
बेहतर, उससे बेहतर सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आप कहते हैं स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, एग्रीड, नॉट एग्रीड और स्ट्रॉन्गली एग्रीड, तो आप 1 2 3 इसमें दे सकते हैं। और नॉमिनल में आप सिर्फ किसी का नाम रखना चाहें, 1 से मुराद ये है, 2 से मुराद ये है, 3 से मुराद ये है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। लेकिन आप इस डाटा के अंदर ये स्केल में ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया एनटी के नाम से, नाइट्रोजन जो उसमें फिल हो रही थी उसके नाम से हमने इसको फिल किया। अब आप डाटा व्यू में वापस चले जाएं और यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर कर दें। सपोज पहली वैल्यू क्या है, दैट इज़ 11। एरो कीज से नीचे आ जाएं। उसके बाद दूसरी वैल्यूज़ देखिए क्या है, दैट इज़ 14 14। उसके बाद क्या वैल्यू है, 13 जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 12। उसके बाद क्या वैल्यू है, 13, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है फिर, 12 जी। 12 के बाद नेक्स्ट 13 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 14 है, 14 के बाद 11 और 11 के बाद फिर 12, ठीक है। जी, तो अब आप देखिए हमारे पास डेटा एंटर हो चुका है। हमने 10 वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं और मशीन जो है उसका पर्पस क्या था कि वो 12 kg ऑफ जो है नाइट्रेट प्रोवाइड करे पर 100 kg ऑफ फर्टिलाइज़र के अंदर वो प्रोवाइड करे, ठीक है। अब मशीन का काम कितना है, 12 kg जो है वो नाइट्रेट को प्रोवाइड करना। अब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो मशीन 12 kg नाइट्रेट प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। ये हमारा हाइपोथेसिस H0 क्या है, म्यू इज़ इक्वल टू 12 और H1 क्या है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 12। तो आप एनालाइज पर जाएंगे आप, ठीक है, और साथ कंपेयर मीन्स पर आ जाएंगे, एनालाइज कंपेयर मीन, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए 1 सैंपल टी टेस्ट, तो इसको आप क्लिक कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये एक विंडो आई है, इसमें आप देखें क्या कहता है 1 सैंपल टी टेस्ट, और आपका जो वेरिएबल है आप उसको टेस्ट वेरिएबल में शिफ्ट कर दें थ्रू दैट मार्क। ये आपने शिफ्ट कर दिया। अब आप देखें नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है टेस्ट वैल्यू, कि आपकी वैल्यू क्या आप टेस्ट करना चाहते हो। अब यहाँ पर 0 जो है बिल्ट इन आती है। अब यहाँ पर आप क्या वैल्यू टेस्ट कर रहे हो, 12, तो आप 12 लिख दो। ये लिखने के बाद ओके कर दें जी। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आउटपुट के अंदर क्या चीज़ आई। तो ये टी टेस्ट इसने सॉल्व किया और टी की वैल्यू क्या आई, 1.464 1.464। ये टी की वैल्यू है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या n-1, तो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसके बाद ये इसके साथ इसने पी वैल्यू भी दे दी। अजीज़ तलबा, आपको मैंने पी वैल्यू का कंसेप्ट दिया था और साथ ये बताया था कि पी वैल्यू से हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी हाइपोथेसिस में से टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड करने के बाद पी वैल्यू अगर आप फाइंड कर लें तो जब आप ये पैकेज यूज़ करेंगे तो ये बिल्ट इन इसके साथ पी वैल्यू आ जाती है। कोई भी टेस्ट स्टैटिस्टिक को उसकी पी वैल्यू साथ वो खुद दे देता है। यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब आपने सिर्फ इतना करना है कि इस पी वैल्यू को ये 2 टेल्ड टेस्ट के लिए साथ देख लें, SIG 2 टेल्ड, और नीचे इसकी वैल्यू क्या है 0.177 अब आप इसको कंपेयर करोगे अपनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ। सपोज अगर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लिया हुआ है तो हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों कि P वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, P
पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर ये पी वैल्यू अल्फा से लेस होती तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। तो अब आप देखें यहाँ पर टेस्ट वैल्यू भी आपके सामने आ रही, टेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 12, और साथ में ये देखिए कि इसने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फाइंड कर दिया। क्या किया उसने? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर दिया। अब आपको आइडिया है कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? बेसिकली इट इज़ एन इंटरवल विच कंटेन्स द अननोन पैरामीटर, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो जब हम जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी, जब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हम पढ़ रहे थे, तो जब स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था इट हैज़ टू पोर्शंस, नंबर 1 इज़ एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड द नंबर 2 इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स के फिर दो हिस्से थे आगे, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। तो दिस इज़ बेसिकली एन इंटरवल एस्टिमेशन। तो जिसमें हम क्या कहते हैं, हम इंटरवल बना के बता देते हैं कि जी पॉपुलेशन पैरामीटर आपका इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाई करता है, और साथ उसकी प्रॉबिलिटी भी बता रहे हैं, देयर इज़ 95% चांस, ठीक है, कि वो पैरामीटर इसके अंदर होगा, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान होगा। क्योंकि जब आप पॉइंट एस्टिमेशन करते हो तो एक सिंगल वैल्यू आप बताते हो, तो जी हमारा ये एक्स बार है, इट इज़ अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू। तो आप सिंगल वैल्यू कहते हो, तो ये वैल्यू जो है उसको एस्टिमेट कर रही है पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू तो, पर इट कैन बी कि आपने सपोज वैल्यू 62 निकाली, जबकि पैरामीटर कैन बी 63, कैन बी 64, उससे कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन रेंज के अंदर जब आप दो वैल्यूज़ की रेंज देते हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि पैरामीटर आपका उन रेंज के अंदर लाई करे। ठीक है, तो ये था वन सैंपल टी टेस्ट जो हमने पढ़ा था, सेक्शन था इसमें 10.21 एग्जाम्पल मैंने की, पेज 356 के ऊपर थी। अब मैं 2 सैंपल की तरफ पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल हों, यानी इफ़ आई वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट μ1 इज इक्वल टू μ2 और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, और 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स आर ड्रॉन, तो फिर उसमें कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें अजीज तलबा एक चीज़ आप देख लें कि ये जो सिग्निफिकेंस लेवल जहाँ पे 2 टेल लिखा हुआ है वर्ड, ये पी वैल्यू है, बेसिकली इट इज़ अ पी वैल्यू। ठीक है, आपका इससे कंसर्न है पी वैल्यू से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता हो रही, टी की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, नाइट्रेट इसका वेरिएबल था। अच्छा, अगर आपका 1 टेल टेस्ट हो, सपोज 1 टेल टेस्ट हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 पे डिवाइड करके देखेंगे। आपने पी वैल्यू जो है इसको 2 पे डिवाइड करना है। अगर 2 टेल टेस्ट हो तो आपने पी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको अल्फा के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अगर 2 टेल है तो फिर ठीक है, ये वैल्यू 2 टेल के लिए दी हुई। अगर 1 टेल टेस्ट है, आपका μ1 इज़ लेस देन या ग्रेटर देन, तो फिर आपने इस p वैल्यू को, ये हमेशा 2 टेल की वैल्यू दे रहा आपको, तो ये इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको अल्फ़ा से कंपेयर करना है। अगर ये वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी होगी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा H0, अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसने आउटपुट दिया। अब आप देखें जी, अब मैं एक नई स्लाइड पे जाता हूँ, एक दोबारा मैं डेटा एंटर करूँगा फॉर 2 सैंपल। सपोज आई वांट टू सी दैट μ1 इज इक्वल टू μ2 एंड μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है, तो उसके लिए आप दोबारा एक नई फाइल खोलेंगे। तो टाइप इन डाटा में जाके डाटा को टाइप करेंगे। ओके, अब आप उससे पहले वेरिएबल व्यू में जाएं, और वेरिएबल हम एग्जांपल लेते हैं हम नेक्स्ट जी। तो अब इस तरह है कि मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ नेक्स्ट 10.23, पेज है 359 के ऊपर। एग्जांपल जो मैं पढ़ देता हूँ उसको हम हल करेंगे थ्रू SPSS। कहता है इन ए टेस्ट given to the 2 groups of students, the marks obtained are as follows।
तो एक टेस्ट था जो स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स को दिया गया, ठीक है। पहला ग्रुप था उसमें 18, 20, 36, 50, 49, 36, 34, 49, 41 ये उसने स्कोर गेन किया, ठीक है। और सेकंड जो ग्रुप था दैट गेन्ड 29, 28, 26, 35, 30, 44, 46, ठीक है। कहता है एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू अर्थमेटिक मीन्स ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्क्स का डाटा दिया हुआ है स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द अबव टू ग्रुप्स। तो हम वी वांट टू टेस्ट दैट इज देयर significance of difference between two means। तो h1 क्या लेंगे, h0 क्या लेंगे, μ1 is equal to μ2। there is no significant difference between marks। इससे मतलब क्या होगा, there is no significant difference between marks। और h1 क्या होगा, μ1 is not equal to μ2, it means there is a significant difference between marks, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब आप देखिए अजीज़ तलबा, हमारे पास ये जो वेरिएबल है वो मार्क्स है, तो इसका मैं वेरिएबल का नेम देता हूँ MKS कहता हूँ, MKS। और इसको लेबल दे दें, लेबल के अंदर आप एग्जैक्ट वैल्यू दे दें, लेबल के अंदर आप एग्जैक्ट वर्ड को लिख दें, ठीक है। और एक वेरिएबल दे दें जिसको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल आपको देना। अब आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें कि आपको जब आप इंडिपेंडेंट सैंपल दो टेस्ट कर रहे हो तो आपको दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं। एक मार्क्स का जो वेरिएबल है आपका जो डाटा दिया हुआ है, और एक आपने इजाफी वेरिएबल है जो ग्रुप्स के नाम से आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं आपको बताता हूँ उसका बेनिफिट क्या है। अब आप डाटा व्यू पर आ जाएं और मार्क्स का डाटा एंटर करें। सपोज पहली वैल्यू 18 है, ठीक है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 20, उसके बाद वैल्यू आ रही है 36 जी, नेक्स्ट वैल्यू 50, 36 के बाद 50 है जी, उसके बाद है नेक्स्ट 49, 49 के बाद है 36, 36 के बाद 34, 34 के बाद 49 और उसके बाद है 41, ठीक है, 41। अब आप जी 41 तक हमारा पहला ग्रुप पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अब आपका पहला ग्रुप पूरा हुआ तो आपने इसको बताने के लिए, कंप्यूटर को तो नहीं पता है उसको कि पहला ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसको बताने के लिए मैंने 1 से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है जी। तो इस मीन्स के पहला ग्रुप यहाँ पे है। अब नेक्स्ट ग्रुप की वैल्यू शुरू हो रही है दैट इज 29 से शुरू हो रही है, 29, 29 के बाद 28, 28, 26 और उसके बाद है 35, 35 के बाद 30 और 30 के बाद 44, 44 के बाद 46, ठीक है। तो 4, 6 तक ये वैल्यूज आ गई और ये हमारा ग्रुप 2 है, ठीक है। तो इस तरह मैंने ग्रुप्स के ऊपर इसको बता दिया कि ग्रुप 1 हमारा 9 वैल्यूज़ का है और 10 से लेकर 16 तक 7 वैल्यूज़ जो है वो ग्रुप
2 के अंदर है। नाउ वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी एवरेज मार्क्स जो दोनों ग्रुप्स के हैं वो सेम है, और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, दे आर नॉट सेम। नॉट सेम मीन लेस भी हो सकते हैं ग्रुप दूसरे से और ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा एनालाइज, ठीक है, कंपेयर मीन्स पर आए और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे आ जाए। इंडिपेंडेंट, पहले आपने वन सैंपल टी टेस्ट यूज किया था, अब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को क्लिक करें। तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि टेस्ट वेरिएबल कौन सा, आपका वेरिएबल कौन सा है, तो इसको आप इधर शिफ्ट कर दें, हमारा टेस्ट वेरिएबल ये है। अब आप ग्रुप को क्लिक करें और इसको ग्रुपिंग वेरिएबल को आप इस तरफ ले आए। ये लाने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है, उसको तो नहीं पता कि आपका ग्रुप कहाँ पे एंड हो रहा है, तो पहला ग्रुप कौन सा है और दूसरा ग्रुप कौन सा है, तो डिफाइन ग्रुप को क्लिक कर दें जी। अब यहाँ पर इस विंडो के अंदर आप इसको बताएंगे कि ग्रुप 1 जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 1 पे एंड हो रहा है, इसी तरह ग्रुप 2 जो है वो 2 के साथ हमने इसको डिनोट कर दिया। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट रख सकते हो, 10 और 20 भी रख सकते हो, ठीक है, 99, 98 भी रख सकते हो, कुछ भी आप लेना चाहो आप उसको बता सकते हो। फिर आपको फिर ग्रुप्स के अंदर ये 99, 99 लिखना पड़ेगा, 98, 98 लिखना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू से इसको डिनोट कर सकते हो, बट इट शुड बी न्यूमेरिक। तो कंटिन्यू, अब आपसे वो पूछ रहा है, कंटिन्यू के बाद आप ओके कर दें जी। अब देखें जी आउटपुट में क्या आता है। तो आउटपुट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, देखें कि क्या वैल्यूज हैं। अब आप इसका जो ग्रुप्स स्टेटिस्टिक्स में देखें कि पहला जो ग्रुप्स है मार्क्स था वो 9 स्टूडेंट्स का था, दूसरा ग्रुप जो था वो 7 स्टूडेंट्स का था, इसका मीन निकला इसका 37, दूसरे का मीन जो 34 है, इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन 11.90 और दूसरे ग्रुप में स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो दैट इज 8.02061 और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। इसमें शायद आपको मैं आइडिया इसका नहीं अभी दे सकता कि आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई कि ये क्या चीज़ होती है। बहरहाल आपके काम की चीज़ जो है वो ये टेबल है नीचे वाला। अब आप इस टेबल को देखिए तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने टेस्टिंग करनी है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट तो यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट वेरिएंसेस। आप एज्यूम करते हो कि ये दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस इक्वल हैं। वी आर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट μ1 इज इक्वल टू μ2 बट एट द सेम टाइम अजम्पशन उसके पीछे क्या होती है कि अगर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 हो या सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सम सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है ये लेवेनीज टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस यहाँ पर लगा हुआ। तो ये 2 in 1 हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारे काम की चीज़ जो आ गया है, लेकिन इसमें हमने साथ साथ वेरिएंसेस की इक्वालिटी भी टेस्ट कर ली है कि ये जो दो पॉपुलेशन हैं जिसमें से सैंपल ड्रा हुए हैं उनके वेरिएंसेस की इक्वालिटी भी टेस्ट की। तो ये एफ स्टेटिस्टिक्स यूज़ की हुई है इसने, हमने कोर्स में वो नहीं थी, हमने नहीं पढ़ी, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस इज एफ स्टैटिस्टिक, दिस इज बेसिकली रेशियो ऑफ 2 वेरिएंसेस। जैसे टी टेस्ट है ना ऐसे ये एफ टेस्ट है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस लेवल ये इसकी पी वैल्यू है जो हमें बता रही है अगर अल्फा 0.05 हो तो ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है और ये बता रहा है कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस क्या है, इक्वल है, ठीक है। एफ की वैल्यू हमें देखिए 0.756 है और पी वैल्यू क्या है 0.399, ठीक है। और अब आपका टेबल जो बेसिकली जब हमने टेस्टिंग ऑफ इक्वालिटी शो करनी है वो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है यहाँ से। तो देखिए अब टी वैल्यू की वैल्यू क्या आई है 0.571 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है 14, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है 14। तो टोटल वैल्यूज कितनी थी, दे वर बोथ 16 वैल्यूज थी। तो अब आप देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है n1 प्लस n2 माइनस 2। तो अब आप n1 प्लस n2 करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 2 14। तो उसके बाद ये देखेंगे 0.577 दिस इज अ पी वैल्यू, दिस इज अ पी वैल्यू फॉर टी टेस्ट। अब इससे आप देख के फैसला कर सकते हैं कि आपने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिटिकल वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो आप टेबल वैल्यू से भी देख सकते हैं उसको यूज करने के बाद। लेकिन पी वैल्यू जो है
इसका कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, दैट इज 0.577, ठीक है, 0.577। अच्छा, तो ये दो चीज़ें आपने काम की हैं, साथ उसने इंटरवल भी बना दिया। यहाँ पर आप देखें तो ये इंटरवल है लोअर वैल्यू -0.826242 है और अपर वैल्यू 14.26242 है। अब आप देखें तो आपका हाइपोथेसिस क्या था, दैट वाज μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 या μ1 इज इक्वल टू μ2। तो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 से मुराद क्या है कि दोनों जो पॉपुलेशंस हैं उनके जो डिफरेंसेस ऑफ मीन है दैट इज 0 है। अब आप इसको देखें, अगर ये हाइपोथेसिस 0 जो है इस रेंज में आ जाए जो आपका इंटरवल है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। अगर इस रेंज से बाहर चला जाए, 0 इसमें ना आ रहा हो, तो हम कहेंगे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो ये एक और तरीका है हाइपोथेसिस को देखने का, थ्रू कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये इसने 7 कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बना दिया, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई और ऐसी बात नहीं है जो आपको बताई जाए। और ये नीचे वेरिएंसेस नॉट इक्वल जो है, अदर वेरिएंसेस नॉट इक्वल हो तो फिर हमारे पास कुछ और हम फिशर बैरन्स और कुछ और टेस्ट इस तरह के हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपने इक्वलिटी या वेरिएंसेस पर भी बात ख़त्म कर दी है यहाँ पर, और वो नज़र आ रहा है कि वेरिएंसेस आर इक्वल। जब वेरिएंसेस इक्वल हो तो तब हम पूल्ड एस्टीमेट को यूज़ करके टी टेस्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है और हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स बोथ द स्टूडेंट मार्क्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर on average same. There is no significant difference between marks. There is no significant difference between marks. अजीज तलबा, ये था for testing of hypothesis μ1 is equal to μ2 when the samples were independent. अब हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास ऐसा डाटा हो जो डिपेंडेंट सैंपल हो, जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हो, तो उसमें हम कैसे करते हैं, ठीक है। जब मैं पेड ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक गालिबन यही था जिसमें हमने पेड टी टेस्ट की बात की थी। तो डिपेंडेंट सैंपल भी कहते हैं, पेड रिलेटेड सैंपल भी उसको कहते हैं, उसके बाद डिपेंडेंट सैंपल पेड ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं। जब एक ही आदमी के ऊपर 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली गई, ठीक है, तो उसके बारे में जो हमने बात की थी, अब हम उसको SPSS में हल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप देख लें कि आप इस रिज़ल्ट को यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपने किसी स्लाइड में या किसी और जगह थीसिस में आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी असाइनमेंट में किसी जगह पर यहाँ पे इसको आप क्लिक करें तो ये हाईलाइट हो जाता है, यहाँ से आप इसको कट पेस्ट करके वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट जो है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ कि अगर हमारे पास डाटा इस तरह का हो, जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक 10.27 पेज 362 के ऊपर है ये एग्जांपल, और ये है बेसिकली पेड ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। कुछ 12 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने एक टेस्ट लिया, उसके बाद उनकी कोचिंग करने के बाद उनको दोबारा एक टेस्ट लिया जिसको टेस्ट 5 के नाम से देता है, फर्स्ट टेस्ट एंड देन द टेस्ट 5। कहता है इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट इन द बोथ टेस्ट, बोथ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 12 स्टूडेंट्स वर गिवन इंटेंसिव कोचिंग एंड 5 टेस्ट्स आर कंडक्टेड इन अ मंथ। The scores of the test 1 and 5 are given below. Do the data indicate any improvement in the scores obtained in the tests 1 and 5?
इट मीन्स ये वन टेल टेस्ट होगा। इम्प्रूवमेंट तब होगी जब बाद वाली वैल्यू जो है पहले से बड़ी हो, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो अब आपका h नॉट क्या होगा, μ2 इज लेस एंड इक्वल टू μ1 या μ2 और इज इक्वल टू μ1। आप जो भी इसमें से बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो हाइपोथेसिस आपने बना लिया, इम्प्रूवमेंट की बात की थी। अगर कह देता इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, तो हम कह देते μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू स्टोर्स, और μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्टोर्स एंड μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 मीन्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू स्टोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है तो ये वन टेल टेस्ट होगा। और अगर मैं इसको कहता हूँ, इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ, जो टेस्ट नंबर 5 को पहले लेता हूँ और टेस्ट नंबर 1 को बाद में लेता हूँ, तो इसको मैं μ2 से डिनोट करूँ अगर, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो अब इसमें डेटा आप कैसे टाइप करेंगे, तो टाइप इन डेटा में जाकर आपने ओके कर दिया। ठीक है जी, तो अब आप वेरिएबल व्यू में जाएं पहले और इसका नाम रखें कि आपका टेस्ट क्या है। मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, तो इसको मैं फर्स्ट टेस्ट लिख रहा हूं। फर्स्ट टेस्ट, और ये क्या है, फिफ्थ टेस्ट है। ठीक है, तो ये फिफ्थ टेस्ट को मैंने नाम लिया और साथ आप इसके लेबल दे दें, इसलिए कि लेबल ज़रूरी है। लेबल में आपको पता चल जाता है कि डेटा कौन सा है, तो इसके साथ आप पूरा लिख लें, फर्स्ट टेस्ट, और ये फिफ्थ टेस्ट, या फिफ्थ टेस्ट। ठीक है, अब डाटा व्यू में जाएं और आप वैल्यूज़ को एंटर करते जाएं। इस तौर पर इसमें कोई ग्रुपिंग वेरिएबल नहीं होगा, जस्ट आपने पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो है सैंपल, उसका पेयर, उसको आपने रीड करवा देना है। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो है दैट इज़ 50, 50, 542, नेक्स्ट वैल्यू 51, उसके बाद वैल्यू है 2 सेट्स, 2 सेट्स के बाद है 35, 35 जी, 35 के बाद है 42, 42 के बाद है 60, 60 के बाद है 41, 41 के बाद 70 और 55 जी, 55 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 62 और उसके बाद है 38। तो ये उसके पहले टेस्ट के स्कोर थे। 12 स्टूडेंट हैं वो जिनके ये स्कोर लिए गए। अब उन्हीं स्टूडेंट को जो आफ्टर ट्रेनिंग कोचिंग दोबारा जब फिफ्थ टेस्ट में स्कोर लिए तो क्या उन्होंने गेन किया, दैट वाज 62, 40, उसके बाद है 61, 61 के बाद 35 जी, 35 के बाद 30, 30 के बाद 52, 68, 68 के बाद 51 जी, 51 के बाद 84, 84 के बाद 63 जी, नेक्स्ट 72 और उसके बाद 50। तो ये 12 पेयर्स आपने इसमें एंटर कर दिए। अब आप एनालाइज में जाएं, ठीक है,
एनालाइज, कंपेयर मीन, और यहाँ पर पेड सैंपल टी टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक कर दें नंबर 3 पर, पेड सैंपल टी टेस्ट। तो क्लिक किया, अब आपसे वो पूछ रहा है कि पहला पेयर कौन सा आपका, तो आप इसको इस तरफ ले जाएं, उसके बाद दूसरी वैल्यू को पकड़ें और इसको ले जाएं। तो आपने 2 पेयर्स इसको रीड करवा दिए कि पहली वैल्यू, पहला टेस्ट, उसके बाद दूसरा टेस्ट, ठीक है। और अब ओके कर दें, ठीक है। तो ओके करेंगे तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है। तो अब देखिए फर्स्ट जो हमारे पास ये जो स्क्वायर आ रहा है, इसमें कौन सी वैल्यू, फर्स्ट टेस्ट, इसका मीन जो है वो 47.67 है। इसका फिफ्थ टेस्ट का जो मीन है वो 55 आ रहा है। 12 वैल्यूज़ थी, स्टैंडर्ड डिवीजन जो आ रही है वो 12.66 आ रही है, 64, और दूसरे की स्टैंडर्ड डिवीजन आ रही है 15.79। इसी तरह यहाँ पर उसने जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड किया हुआ है। बेसिकली दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट टेस्ट एंड फिफ्थ टेस्ट। तो आप देखें कि आर जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, और आर की वैल्यू क्या है, लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो यहाँ पर देखें ये 0.944 आ रहा है। इट मीन्स देर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जी, अब आप नेक्स्ट देखें, पेड टी टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें आप पहली वैल्यू देखें तो जो आपके काम की यहाँ पे चीज़ है दैट इज़ -4.86885। तो ये बेसिकली इसने क्या किया है, बेसिकली इसने μ1 माइनस μ2 किया है, ठीक है। यानी जो टेस्ट 1 था माइनस टेस्ट 2 किया, आप समझ रहे, टेस्ट 1 माइनस टेस्ट 2, ठीक है। तो इट मीन्स अब आपने क्या हाइपोथेसिस आपका होगा, μ1 इज इक्वल टू μ2, और H1 क्या होगा, μ1 इज लेस देन μ2, μ1 इज लेस देन μ2, ठीक है। ये आपका हाइपोथेसिस होगा इसमें। अब आप इस वैल्यू को देखिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आपकी आ रही n-1, जैसे एज यूजुअल हमें पता है कि होनी चाहिए थी। 12 वैल्यूज़ है, 12 - 12 का सैंपल है, बेसिकली 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली गई, दैट इज़ बेसिकली 12 - 1 विच 11। और यहाँ पर पी वैल्यू देखें 0.000 आ रही है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो देखें ये क्या देता है, ये देखें। तो इसको मैं आप चाहूँ तो ये देखिए, अब इसकी पी वैल्यू जो मैंने डबल क्लिक किया तो इसके ऊपर आ रही है 0.00483, 0.00483। अगर आपका अल्फा 0.05 है तो ये हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसमें देखा कि इट मीन्स कि देयर इज इम्प्रूवमेंट नॉट इक्वल, पहले और ट्रेनिंग के बाद कोई फ़र्क पड़ा है, यानी इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आई है। तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया, H0 रिजेक्ट हो गया और H1 एक्सेप्ट हो गया। जब H1 एक्सेप्ट हुआ इट मीन्स देयर इज सम इम्प्रूवमेंट, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 या μ1 इज लेस देन μ2, ठीक है। μ1 पहला टेस्ट है और μ2 जो है वो सेकंड टेस्ट की बात कर रहा है, जो फिफ्थ टेस्ट जिसको हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। अजीज़ तलबा, आई थिंक इसमें आपको और कुछ चीज़ बताने वाली नहीं है। ये आप इस टेबल को भी देख सकते हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द डिफरेंस, यानी μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 हम टेस्ट कर रहे हैं। अब देखें अदर 0 इस रेंज के अंदर आ जाता, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू के दरमियान 0 आ जाता तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता। अब देखिए 0 इसमें नहीं आ सकता, बिकॉज दिस वैल्यू लोअर लिमिट इज -11.60 है, और जो अपर वैल्यू है दैट इज -4.39561 है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हाइपोथेसिस क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया, H0 रिजेक्ट हो गया और H1 एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा इसमें। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ आपके सामने जो है
जी, अब हम रिग्रेशन और को रिलेशन की बात करेंगे इसमें कि अगर आपको रिग्रेशन रन करनी हो तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए, तो टाइप इन डेटा में आपने टाइप किया और ओके कर दिया। ठीक है, तो सपोज अब मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ उसमें से, रिग्रेशन में से। जी, तो अजीज तलबा मैं आप एग्जाम्पल एक लेता हूँ। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करना है। एग्जाम्पल 491 पेज के ऊपर है। एग्जाम्पल नंबर 14.4 है। एग्जाम्पल मैं पढ़ देता हूँ। अ कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग अ जॉब एवेल्युएशन स्कीम in which all jobs are graded by points for skill, ठीक है, responsibility and so on. Monthly pay scales rupees in 1000s are then drawn up according to the number of points allocated and other factors such as experience and local conditions. To date, the company has applied his scheme to 9 jobs. ठीक है, अब ये कुछ एक कंपनी जो है वो पॉइंट्स की बुनियाद पर पे जो है वो सेटल कर रही है। इट मींस जो पे है वो डिपेंड कर रही है पॉइंट्स के ऊपर। पे इज डिपेंडेंट अपॉन पॉइंट्स। तो पॉइंट्स जो हमारा होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और पे क्या होगी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और नो वी वांट टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड पे स्केल्स के दरमियान। तो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है जिसमें ए से लेकर आई तक हमारे पास वो कैंडिडेट्स हैं, 9 जॉब्स के जो हैं। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लीस्ट रिग्रेशन लाइन फॉर लिंकिंग पे स्केल्स टू पॉइंट्स। पे स्केल्स को पॉइंट्स के साथ कैसे लिंक किया जाए। तो सबसे पहले आप डेटा को फीड करें, वेरिएबल में बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल व्यू में जाकर इसको आप एच पहले बता देते हैं। हम इसको व्हाट इज एच, हमें पता है कि हमारा जो पॉइंट्स हैं दैट इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो पे है वो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसको मैं पीटीएस कर रहा हूँ पॉइंट्स को। ठीक है, और ये जो है इसको PAY कर रहा हूँ, ये हमारा दूसरा वेरिएबल है। और अब इसका लेबल में जाकर इसको आप लिख दें पॉइंट्स, एग्जैक्ट वर्ड लिख दें पॉइंट्स, और इसके लेबल में लिखते हैं पे के लेबल में पे स्केल, पे इन रुपीज़, ठीक है, पे इन रुपीज़। अब आप डेटा व्यू में जाएं और पॉइंट्स का डाटा जो एंटर कर दें। तो पहले पॉइंट की वैल्यू है 5 पॉइंट है। उसके बाद नेट्स जो आ रही है वो दैट इज़ 25 जी। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है 7, फिर 19, ठीक है, 19 के बाद 10 है जी। 10 के बाद नेक्स्ट 12 आ रही है। उसके बाद 15 है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 15 के बाद 28, 28 के बाद 16, 16, ठीक है। तो ये 9 इसमें आ गए। अब इसमें नेट्स देखिए तो पे कितनी है जी, जो है वो ₹3.0, तो 3 आ गया। नेट्स आ गई 5 आ गई। ये 5000 है बेसिकली, 5 रुपीज़ नहीं है, ठीक है। 3.25, 3.25 जी। उसके बाद नेक्स्ट है 6.5 यानी 6500 जी। उसके बाद नेक्स्ट है 5.5
उसके बाद है 5.6 जी। नेक्स्ट उसके बाद है 6.06, नेक्स्ट 7.2, उसके बाद है 6.1। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 वैल्यूज़ आ गई और पॉइंट्स थे और साथ पे थी। द पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पे जो है पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है, दिस इज डिपेंडेंट। अब आप एनालाइज पर जाएं और देखें कि जनरल लीनियर मॉडल और यहाँ पर एक वर्ड आएगा यूनिवेरिएट का, या आप रिग्रेशन पे चले जाएं और रिग्रेशन में जाकर लीनियर को क्रॉस करें। ठीक है, एनालाइज रिग्रेशन लीनियर। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, उसको तो नहीं पता नहीं आपने कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट लिया हुआ है या इंडिपेंडेंट लिया हुआ है, तो हम उसको बताएंगे इसको कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है, जो है वो दैट इज़ पे। तो पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दैट इज़ पॉइंट। इसको हमने इधर लगा दिया। अब आप इसमें ओके करेंगे तो ये आउटपुट दे देगा। साथ ज़रा स्टेटिस्टिक्स को मैं क्लिक करता हूँ, इसमें देखिए क्या कुछ है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मॉडल फिटिंग है, डर्बन वाटसन टेस्ट है, ठीक है, इट्स ऑलराइट। और प्लाट्स में देखिए वो क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है अगर हिस्टोग्राम बनाना है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट बनाना है तो बना लें। देखिए इससे हमें आइडिया हो जाता है हिस्टोग्राम से या इसमें आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट से जो डाटा आपका नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है या नहीं। तो इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके कर दें। जी, तो इसने रिग्रेशन रन की, ये उसने वेरिएबल्स को डिफाइन किया और दैट्स इट। अब बेसिकली इसने मॉडल जो फिट किया है वो देखिए क्या है, यस ये कोफिशिएंट, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू है 3.313, दिस इज द वैल्यू ऑफ, बेसिकली ये हमारे पास जो वैल्यू है 3.313, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए और 0.134 दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3.313। अगर इस मॉडल को मैं अब लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू 3.313 प्लस 0.134h। व्हाट इज h? h आर आवर पॉइंट्स और पे जो है वो लेफ्ट साइड पर आ रही है, पे डिपेंड कर रही है। अदर पॉइंट्स, अब हमें उनके दरमियान हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, हमें पता चल जाएगा कि इतनी अदर पॉइंट्स हों तो इतनी पे होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो टेबल नीचे दिया हुआ है इससे आपका डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है कि आपके कोर्स में चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हुई। इसी तरह एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी आपके कोर्स में नहीं था, मैंने उसको कंसीडर नहीं किया। अभी आपके टेबल ये कोफिशिएंट वाला है जिससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट रिलेट करता है। इसके अलावा आपने टेस्टिंग भी नहीं पढ़ी, रिग्रेशन कोरिलेशन के अंदर ये टी टेस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर ASTP वैल्यू है। ठीक है, आपका जो कंसर्न है वो बेसिकली इस बात पर है, ये जो सेक्शन बी के ऊपर दिया हुआ है स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट में, ये जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट के सामने ए की वैल्यू दी होगी और पॉइंट्स के सामने बी की वैल्यू दी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एट सदर मॉडल हो। तो अब ये चार्ट मैंने वैसे एक साथ ऑप्शन दे दिया कि देखना मैं चाह रहा था कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है या नहीं करता, तो उसने उस चार्ट को भी साथ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से तो लग रहा है कि डाटा जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये थी रिग्रेशन। और अब हम इसमें हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ी थी तो उसको मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू वांट
कि आप चाहते हो कि मैं जनरल लीनियर मॉडल में देखें क्या इसमें जी। तो ये बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो हमारे कोर्स में नहीं है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। तो अब हम सपोज हमारे पास ये डाटा दिया हो, पॉइंट्स और पे का डाटा दिया हो, और वी वांट टू सी द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, तो हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एनालाइज यस, एनालाइज, कोरिलेट और बाईवेरिएट डाटा है, ठीक है। तो बाईवेरिएट को क्लिक करें और वेरिएबल्स को आप इधर ले जाएं, दूसरा वेरिएबल को भी इधर ले जाएं, और वो आपसे पूछ रहा है कि पियर्सन्स कोरिलेशन चाहिए या कैंडॉल्स टाउ चाहिए या स्पीयरमैन चाहिए। हम लाजमी जो है पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आपने पढ़ा था, याद है मैंने आपको लिखा था वो फार्मूला, पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो वही आर का फार्मूला है जिसको हमें चाहिए, उसकी वैल्यू। और साथ ये 2 टेल और 1 टेल टेस्ट भी किए जा रहा है, लेकिन हमने वो कोर्स में नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं जस्ट ओके बता रहा हूँ इसको। तो देखिए इसमें क्या देता है ये हमें, यस, याद इज कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज 0.739, ठीक है। ये जो टेबल उसने बनाया, ये बेसिकली 2x2 का टेबल बनाया बिटवीन टेस्ट 1 एंड टेस्ट 1, कोरिलेशन 1 है, टेस्ट 5 एंड टेस्ट 5, कोरिलेशन इज 5, ठीक है। जी, ये बेसिकली जो कोरिलेशन पॉइंट 1.0 है, दैट इज बेसिकली पॉइंट्स एंड पॉइंट्स के दरमियान, और ये पे और पे के दरमियान, ठीक है। यानी वही वेरिएबल आप दोनों ले लें, उसके दरमियान कोरिलेशन करें तो 1 ही आनी चाहिए। इसी तरह जब पे और पॉइंट्स के दरमियान ली तो 0.739 आई। और इसी तरह ये देखें, और इसका सिग्निफिकेंस लेवल देखें, ये देखें जो उसके नीचे वैल्यू दी हुई है, ये बेसिकली 2 टेल टेस्ट के लिए पी वैल्यू दी हुई है। सपोज आप देखना चाहते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट रो इज इक्वल टू 0, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट रो इज इक्वल टू 0, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वो हाइपोथेसिस अगर देखें तो एक्सेप्ट हो रहा है। अगर आपकी पी वैल्यू अगर ये 0.023 है, तो अगर अल्फ़ा जो 0.05 है, तो ये पी वैल्यू उससे लेस है। अगर ये पी वैल्यू लेस हो तो एच नॉट क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। और एच नॉट हमारा यहाँ पे क्या था, रो इज इक्वल टू 0। तो दो हमने उसकी टेस्टिंग नहीं की, लेकिन अब चूँकि यहाँ पे टेबल बन गया था तो मैंने उसको साथ एक्सप्लेन कर दिया कोरिलेशन वाले को भी। तो इसके साथ अजीज तलबा आप देखें कि हमने जो आज चीज़ पढ़ी वो हमने देखा 1 सैंपल टी टेस्ट से हमने स्टार्ट लिया, उसके बाद हम 2 सैंपल की तरफ गए। 2 सैंपल्स को हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया। उसके बाद हमने पेड ऑब्जर्वेशंस में से पेड टी टेस्ट का तरीका आपको बताया। और उसके बाद नेक्स्ट वाज अबाउट द से सिंपल रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसे फिट करते हैं उसका तरीका आपको बताया। और उसके बाद जो लास्ट था दैट वाज अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको मैं यहाँ पर देखें कि मैं अगर इसको यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास। सपोज मैंने नॉन पैरामीट्रिक की बात की थी, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने नॉन पैरामीट्रिक की बात की थी। तो कोई भी डाटा हो आप उसकी नॉर्मेलिटी टेस्ट करना चाहो, देखा ना मैंने आपको कहा था कि पैरामीट्रिक टेस्ट में और नॉन पैरामीट्रिक में, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या फ़र्क है। नॉर्मेलिटी का प्लस आउटलायर्स का भी इसमें अमल दखल होता है, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस का भी अमल दखल होता है। ये ना हो
नॉर्मेलिटी डाटा तरफ जा रहा हो तो तब हम नॉन पैरामीट्रिक की तरफ जाते हैं। अब अगर आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करने पड़ जाए, डाटा आपका नॉर्मेलिटी पहले आप टेस्ट करें कि नॉर्मल है या नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है एनालाइज में आप जाएँ, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आए देखिए ये नॉन पैरामीट्रिक लिखा हुआ है, एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक, और इसके अंदर आप अगर जाएं तो यहाँ पर वन सैंपल KS टेस्ट लिखा हुआ है, KS कोलमोग्रोफ शिमोरोफ टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कोलमोग्रोफ शिमोरोफ टेस्ट। इसको क्लिक करें तो आपसे पूछता है कि आपका टेस्ट वेरिएबल कौन सा है, आप किस डाटा की नॉर्मेलिटी को टेस्ट करना चाहते हो। तो मैंने इसको ये टेस्ट वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ पे को भी देख लूँ, दोनों वेरिएबल्स को एट ए टाइम देख लूँ, और मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो टाइटल आ रहा है एन पैरामीटर टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ रहा है, ठीक है, और इसमें देखें आप क्या वैल्यू आती है, दिस इज़ बेसिकली कोलमोग्रोफ शिमोरोफ टेस्ट। अब यहाँ पर ये जी टेस्ट के नाम से ये जी कोलमोग्रोफ शिमोरोफ टेस्ट है, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू है 0.38 और दिस इज़ अ पी वैल्यू 0.627, 0.627, और ये वाली जो है 0.2 टेल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है उस डाटा के बारे में कॉलम, इस कॉलम में इंफॉर्मेशन है उस डाटा की नॉर्मेलिटी को टेस्ट किया हुआ है, और ये पे जो है उसकी नॉर्मेलिटी को टेस्ट किया हुआ है। ये उसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन भी साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो दे देता है साथ, ठीक है। हाउ मैनी एब्सोल्यूट पॉजिटिव नेगेटिव, ये साथ उसके अंदर जो बिल्ट इन टेस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है वो है। हमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि हमारा स्टैटिस्टिक है, ये वाली जो दो वैल्यूज़ है जी की, पॉइंट्स के लिए ये वैल्यू है 0.380, और इसमें जो अल्फ़ा की पी वैल्यू आ रही है वो 0.999 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। इट मीन्स कि डाटा जो नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा है। इसी तरह ये जो वैल्यू है 0.826, ये भी हमें पी वैल्यू बताती है कि जो पे वाला डाटा है वो भी नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम टी टेस्ट इसके ऊपर पेयर टी टेस्ट या इसके ऊपर जो लगाना चाहें तो वो आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर सपोज अगर मैं उसके ऊपर टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी टेस्ट, नोट हमने इसको डाटा तो यहाँ पर रिलेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया। अगर मैं वो डाटा ले लूँ जो इससे पहले हमने टेस्ट 1 और टेस्ट 5 लिया उसमें, और या टेस्ट स्कोर क्या कहते हैं मार्क्स का डाटा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें इंडिपेंडेंट सैंपल थे, 2 ग्रुप्स थे, स्टूडेंट का पहला ग्रुप, स्टूडेंट का दूसरा ग्रुप था, उस डाटा को मैं ले लूँ तो यहाँ पे मैं उसकी नॉर्मेलिटी टेस्ट कर सकता हूँ। तो अब आप कोई भी डाटा आपको दें, आपको नॉर्मेलिटी टेस्ट करनी हो तो आप कोलमोग्रोफ शिमोरोफ टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी क्या करना है, आपको उस पी वैल्यू को देखना है। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फ़ा से लेस है तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, इट मींस कि जी डाटा नॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं करता, और अगर पी वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी है तो आप कह दें डाटा जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसी के अंदर अब मैं आपको एक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बताता हूँ कि सपोज अगर हमारा ये डाटा नॉर्मल ना था, नॉर्मल ना हो, और मैं नॉन पैरामीट्रिक में जाकर देखें कि इंडिपेंडेंट सैंपल है मेरे पास, तो उसका मैं डाटा कैसे टेस्ट करूँगा। ये आ गया, ठीक है। अब मैं ये वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल वाला जो डाटा था हमारे पास, यस दिस वाज द इंडिपेंडेंट सैंपल डाटा। अब इससे पहले जो हमने इसके ऊपर टेस्ट लगाया वो पैरामीट्रिक टेस्ट लगाया, टी टेस्ट लगाया, x⁻1 माइनस x⁻2 ओवर SP और 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 वाला फार्मूला यूज़ हुआ था। सपोज ये डाटा नॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं करता, अगर ये टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक की तरफ चला जाता तो हम इसको कैसे एनालाइज करते। तो ये एनालाइज में जाकर नॉन पैरामीट्रिक, और यहाँ पर आप देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे चले जाएं। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका टेस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो हमारा टेस्ट वेरिएबल मार्क्स का डाटा था, जो 2 स्टूडेंट्स जो है ग्रुप्स के मार्क्स थे। उसके बाद ग्रुप्स में जाकर इसको क्लिक करें और कहता है डिफाइन ग्रुप, तो वो आप डिफाइन कर दें कि 1 से मुराद क्या है और 2 से मुराद क्या है। 1 ग्रुप मीन 1 ग्रुप, 2 से मुराद हमारा सेकंड ग्रुप, एंड कंटिन्यू। और उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन, यू ऑलरेडी मान मिटनी यू टेस्ट इस पे लगेगा, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। ओके कर दें,
देखें जी इसमें क्या आ रहा है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ये देखें क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आप स्टडी करें। एग्जैक्ट एसिम्प्टोटिक ये है पी वैल्यू, और एक एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस लेवल टू टेल के लिए 0.48, यानी यहाँ से भी हमें ये पता चल रहा है कि हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मार्क्स। ठीक है, तो ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, जो उसका मैंने डाटा अगर लिया हो, उसमें आप देखें जी, तो ये फर्स्ट टेस्ट था और एक सेकंड टेस्ट था। सेकंड टेस्ट जो है उसको फिफ्थ टेस्ट का नाम दिया वो उसने। अब मैं ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन था, तो जब हम इसको नॉन पैरामीट्रिक में हल करेंगे तो इसमें देखें यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर रिलेटेड सैंपल दिया होगा, रिलेटेड सैंपल्स, इसको क्लिक करें और इस तरफ ले जाएं, और उसके बाद विल्कोक्सन टेस्ट यूज़ करेगा, ये इसमें बिल्ट इन है, और ओके कर दें। तो ये है जी टेस्ट का रिजल्ट। अब आप देखें ये इसकी जी की वैल्यू है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, और हमें ये बता रहा है कि हाइपोथेसिस क्या हो गया, यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पी वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, अगर 0.05 है तो यहाँ पर 0.005 है। ठीक है, तो ये था नॉन पैरामीट्रिक के भी मैंने 3 टेस्ट आपको बता दिए, जिसमें से नॉर्मेलिटी कैसे टेस्ट करते हैं, उसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट सैंपल की टेस्टिंग करनी हो तो उसमें आप कैसे करते हो, और पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हो तो उसमें भी कैसे करते हो। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा आज के हमने इस लेक्चर के अंदर SPSS को यूज़ करते हुए वो तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उसको डिस्कस किया टेस्टिंग के हवाले से। ठीक है, इसमें आप अगर चाहें तो जो हमने शुरू में लेक्चर पढ़े थे, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप उसमें भी जाके कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में चले जाएँ, वहाँ से आप वो फ्रीक्वेंसीज़ में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज़ को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से भी ऑप्शन मिलेंगे। उसमें आप ग्राफ में चले जाएँ तो ग्राफ्स में आपको क्लिक कर दें प्लॉट हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम आपको बना देगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को अब ख़त्म करता हूँ। अब उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। अब जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे इसका ताल्लुक अब स्टैटिस्टिक्स के साथ नहीं है, वो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं, अब आप मैथमेटिक्स में से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Allah Hafiz and good luck.